तो विद्यार्थियों, पूर्व सूचक आकलन के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट में वर्गीकरण आकलन का हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो अगला आकलन जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है निदानात्मक आकलन, यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी शब्द की। जिस तरह से मैंने पूर्व सूचक आकलन में आपको बताया कि पूर्व सूचक यानी पहले सूचना देने वाला, पूर्व में सूचना देने वाला, इसी तरह से यहाँ पे शब्द है निदानात्मक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इस शब्द की, निदान शब्द की। हमारे पास ये शब्द है निदान। ये निदान शब्द कहाँ से आया है? चिकित्सा शास्त्र से। ये शब्द आया है चिकित्सा शास्त्र से। चिकित्सा शास्त्र यानी कि कहाँ से? तो एक डॉक्टर, एक चिकित्सक, एक डॉक्टर अपने पेशेंट में, अपने मरीज में जो उसको लक्षण दिखाई देते हैं जिस रोग के, उस रोग का वो निदान करता है। ठीक है, हम सभी को पता है ना, डायग्नोज होना। हम कहते हैं ना कि हमारी डिसीज़ डायग्नोज हो चुकी है, यानी हमारी बीमारी का निदान हो चुका है। तो निदान का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब होता है मूल कारण को जानना। मूल कारण को जानना। जिस तरह से मरीज में जो लक्षण दिखाई दे रहे होते हैं उसको देख करके चिकित्सक यह जानता है कि या पता लगाता है कि मरीज को कौन सी बीमारी है, यानी मूल कारण को जांचता है। मूल कारण मतलब किस बीमारी के कारण ऐसे लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, ये पता लगाता है। और ये क्या कहलाता है? निदान करना, डायग्नोज करना। तो उसी तरह से अब शिक्षा में आ जाओ। शिक्षा में डॉक्टर कौन है? शिक्षक। ठीक है, जो काम डॉक्टरी में डॉक्टर कर रहा है उसी काम को यहाँ पे शिक्षा में कौन करेगा? शिक्षक। शिक्षक अपने छात्रों के पिछड़ेपन, अधिगम संबंधी कठिनाइयों, कमियों, इन सब का पता लगाने के लिए जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं निदानात्मक आकलन। यानी निदानात्मक आकलन का मतलब क्या हुआ? जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों की या कक्षा के बालकों की सीखने में जो कमियां रह रही हैं या जो कठिनाइयां आ रही हैं या जो उनके पिछड़ेपन का कारण है, जिसके कारण कि वो कक्षा में पिछड़ेपन की श्रेणी में आ रहे हैं, यानी पिछड़ रहे हैं, यानी पीछे रह रहे हैं, तो उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, ऐसी समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो शिक्षक आकलन करता है वो आकलन किस श्रेणी में आता है? वो निदानात्मक आकलन या फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा इसका पता चल गया होगा। अब आपने एक नाम सुना होगा कार्टर वुड का। ठीक है, कार्टर वुड है, ये नाम आपने सुना होगा, कार्टर वुड। अब ये कार्टर वुड क्या कहते हैं? एक परिभाषा देते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात कहते हैं। इनकी परिभाषा को हम देखते हैं। कार्टर वुड कहते हैं निदान का अर्थ है निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। और ये क्या है? ये इनके द्वारा दी गई डेफिनेशन है या परिभाषा है, जिसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकती थी। इसलिए आपने भी देखा होगा कि मैंने इसे देख करके ही लिखा है। आप सभी को पता है ना, किसी के द्वारा दी गई परिभाषा या फिर हम कहें डेफिनेशन में
हम कोई भी चेंज अपनी तरफ से नहीं कर सकते। मैं इसको अपने शब्दों में समझा सकती हूँ लेकिन लिखवाऊंगी सेम ऐसे ही, ठीक है। इसलिए ये कार्टर वुड जो अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं ना, उसमें एक काम हो रहा है। क्या हो रहा है? एक तो वो ये क्लियर कर रहे हैं कि निदान क्या होता है, निदान का अर्थ क्या होता है, और दूसरा एक डेफिनेशन के रूप में है, इसलिए मैंने आपको ये परिभाषा करवाई है। तो कार्टर वुड क्या कहते हैं? निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों, जो सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो अधिगम में कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनसे संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं और जो कमियाँ रह रही हैं सीखने में, उसके स्वरूप को निर्धारित करना। यानी उसका स्वरूप निर्धारित करने का मतलब क्या हो गया कि हमें कारण पता चल गया कि ये कठिनाइयाँ या ये कमियाँ क्यों आ रही हैं, ये क्यों रह रही हैं कमियाँ, ठीक है। तो ये कहना है कार्टर वुड का। इसे आप अर्थ को समझने में प्रयोग में ले सकते हैं और इसके साथ ही आपकी एक परिभाषा भी तैयार होगी। किसकी? निदानात्मक आकलन की, डायग्नोस्टिक असेसमेंट की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है निदानात्मक आकलन के उद्देश्य कह लो, आवश्यकता कह लो, महत्व कह लो, इन सब चीज़ों को हम इन पॉइंट्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, बाल केंद्रित शिक्षा हेतु उपयोगी, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके मैं बिंदु समझाती हूँ, पहले 2-3 पॉइंट लिखूंगी। उसके बाद शिक्षण विधियों की सफलता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, ठीक है। शिक्षण विधियों की सफलता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट बिंदु है वो क्या है? श्रम और समय की बचत, श्रम व समय की बचत, ठीक है। अब एक एक करके इसे समझते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, जो पीछे का लास्ट सेंटेंस जहाँ पे खत्म होता है उसको हम देखते हैं कि हमने लिखना क्या है। अगर उद्देश्य पूछे जा रहे हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा को क्या बनाना? शिक्षा के लिए उपयोगी बनाना, ऐसे वाले वर्डिंग हो जाती है। अब अगर आवश्यकता और महत्व की बात कर रहे हैं तो इस तरह से लिखे जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है, पॉइंट्स यही होंगे लेकिन लैंग्वेज कैसी होगी जैसा कि प्रश्न होगा, ठीक है। देखिए अब बाल केंद्रित शिक्षा हेतु उपयोगी, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? जिसमें बालक को सेंटर में रखा जाता है। पूर्ण शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है बालक पे, जिसमें सर्वोपरि किसे माना जाता है? बालक को ही माना जाता है। तो ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है? बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। तो यहाँ पे निदानात्मक आकलन के अंतर्गत हम बालक की जब कठिनाइयों का पता लगाते हैं, हम जब बालक की कमियों का पता लगाते हैं, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, या फिर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, ऐसी कठिनाइयों से क्यों आ रही हैं, तो हम उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसकी हेल्प कर रहे हैं। और ये किसका उदाहरण है? बालक को सर्वोपरि रखना। ये किसने कहा है या किसके अंतर्गत ऐसा किया जाता है कि बालक को जो भी कठिनाई आए तो सबसे पहले शिक्षक का काम है उसकी कठिनाई को दूर करना? ये बाल केंद्रित शिक्षा ही तो कहती है। तो आज के युग की जो आवश्यकता है, जो हमारे यहाँ प्रचलन है बाल केंद्रित शिक्षा का, उसको पूरी तरह से बढ़ावा देने में ये जो हमारा आकलन है वो मदद करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी इंपॉर्टेंस है, या इसके उद्देश्यों में भी आ जाएगा, महत्व में भी आ जाएगा। फिर देखिए शिक्षण विधियों की सफलता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। शिक्षण विधियों की सफलता का ज्ञान मतलब शिक्षण विधियाँ जो प्रयोग में ली जा रही हैं उनको सही दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए, या फिर उनमें किसी परिवर्तन की ज़रूरत है। देखो बालकों में पिछड़ापन दिखाई दे रहा है, बालकों में कमियां दिखाई दे रही हैं, बालकों को कठिनाइयाँ आ रही हैं अधिगम में, तो इसका मतलब शिक्षण विधियाँ सफल नहीं हो रही हैं।
अब हमें क्या करना चाहिए, इन शिक्षण विधियों में परिवर्तन करके चेक करना चाहिए कि क्या इनमें परिवर्तन करने पर बालक को अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाती हैं या नहीं। तो इससे हमें निदानात्मक आकलन से हम जिस विधि से कक्षा में पढ़ा रहे हैं उन टीचिंग मेथड्स के बारे में, उन शिक्षण विधियों के बारे में ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वो विधियाँ सफल रही हैं या असफल हैं, या उनमें किसी सुधार की आवश्यकता है या उनमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। फिर श्रम व समय की बचत। तो देखिए, जब हमें पहले ही ये पता चल जाएगा कि हमारे द्वारा जो टीचिंग मेथड यूज़ किया जा रहा है वो यूज़फुल है या यूज़लेस है, उपयोगी है या फिर निरुपयोगी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी श्रम और समय की बचत होगी। यानी हमें दूर तक का नहीं सोचना, यहाँ पे जहाँ पे हमें दिखाई दिया कि बच्चे को अधिगम में कठिनाई आ रही है, तुरंत हम इसको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से श्रम व समय की बचत भी हो जाएगी। चलिए अगले बिंदु पे पहुँचते हैं। अगला इसका बिंदु है, देखिए जब निदानात्मक आकलन हो जाता है यानी निदान हो जाता है तो उसके बाद एक शब्द आता है, क्या, उपचार। ये शब्द आता है। एक निदानात्मक शिक्षण होता है, एक उपचारात्मक शिक्षण होता है। निदानात्मक शिक्षण, निदान का मतलब है मूल कारण को जानना। तो जब चिकित्सक निदान कर लेता है बीमारी का, यानी उसे ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है, तो अब वो क्या करेगा, उसका उपचार करेगा। तो निदान का मतलब यानी बीमारी डायग्नोस होने का मतलब हमें ये पता चल गया उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, और अब हम क्या करेंगे या डॉक्टर क्या करेगा, उसके अनुसार ही उसका इलाज करेगा। तो जब शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें पता चल गया कि बालक का पिछड़ापन ऐसा क्यों है, किस कारण से है, बालक को अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं, बालक को परेशानी क्यों हो रही है, बालक की अधिगम संबंधी कमियाँ क्यों हैं, अब हम क्या करेंगे, इसका उपचार करेंगे। ऐसा ही है ना। तो ये क्या करता है, ये उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ बिंदु क्या है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु ये क्या है, आधार बन जाता है। डायग्नोज हो गया कोई चीज, यानी हमें पता चल गया, निदान हो गया, तो उसके बाद उपचार करना सरल हो जाएगा। उसके बाद जो अगला बिंदु है वो कहता है शैक्षिक परिस्थितियों में ये उपयोगी है। शैक्षिक परिस्थितियों में उपयोगी। तो शैक्षिक परिस्थितियों में यानी जो शिक्षण की परिस्थितियां हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको ये निदानात्मक आकलन, अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो उनका निदान कर देगा, यानी क्या कर देगा, मूल कारण का पता लगा देगा, और हम क्या करेंगे, उन मूल कारणों पर काम करके उनका उपचार कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बिंदु है पाठ्यक्रम को क्या बनाना, उपयोगी बनाना। तो ये आकलन क्या करता है, इसका एक उद्देश्य है या इसकी आवश्यकता है किसके लिए, पाठ्यक्रम को उपयोगी बनाने के लिए। इसका महत्व क्या है कि ये पाठ्यक्रम को उपयोगी बनाता है, इसका उद्देश्य क्या है कि ये पाठ्यक्रम को उपयोगी बनाना है इसमें। ठीक है, जैसा टॉपिक है वैसे ही वर्डिंग हो जाएगी, वैसे ही लैंग्वेज हो जाएगी। तो इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, पाठ्यक्रम को उपयोगी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, देखिए जब हमें पता ही चल गया कि बालक को यहाँ पे समस्या आ रही है और हमने क्या कर दिया, निदान कर लिया, यानी मूल कारण का पता लगा दिया, अब क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग शिक्षण विधि को सिलेक्ट कर लेंगे। टीचिंग मेथड में अगर बदलाव की ज़रूरत है तो टीचिंग मेथड में बदलाव ला करके उस टॉपिक को उस तरीके से करा देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये पाठ्यक्रम बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गई इसके उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व। अब अगर निदान की प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछा जाए कि प्रक्रिया किस तरह से काम करती है, तो उसके कुछ बिंदु हैं, उस पर आप देख लीजिए। निदान प्रक्रिया, ये कैसे काम करेगी, कुछ बिंदु हैं। सबसे पहले ये उपयुक्त छात्रों का चयन करेगी। ठीक है, फिर क्या करेगी, छात्रों की कठिनाइयों
एवं कमियों का पता लगाना। उसके बाद तीसरे बिंदु में होगा कठिनाई के कारणों का विश्लेषण। फिर फोर्थ पॉइंट में उपचारात्मक प्रक्रियाएं। ठीक है। और लास्ट बिंदु है त्रुटियों की रोकथाम। ठीक है, त्रुटियों की रोकथाम। अब इस प्रक्रिया को समझ लो, जो मैंने बताया ना, निदानात्मक आकलन में क्या है, इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। कैसे, उसे समझ लो। पहले हम छात्रों का चयन करेंगे, यानी जो छात्र अधिगम में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं वे छात्र हमारे द्वारा चयनित होंगे। ठीक है, कठिनाई अनुभव कर रहे हैं छात्र, अधिगम में पिछड़े हुए हैं, पिछड़ेपन की समस्या आ रही है, या फिर उनके अधिगम में किसी न किसी कारण से कमी रह रही है, तो इसलिए ऐसे छात्रों का हम चयन करेंगे। यानी हमने आखिर किसकी प्रॉब्लम का पता लगाना है, आखिर किसकी समस्या का निदान करना है, हमें ये तो डिसाइड करना ही होगा ना। तो छात्र मिल गए हमें, फिर हमने देखना है कि उन छात्रों को कठिनाइयाँ कौन सी हैं, उनकी कमियाँ कौन सी आ रही हैं। तो दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, छात्रों की कठिनाइयों और कमियों का पता लगाएंगे। फिर जो कठिनाइयों और कमियों का पता चल गया, छात्र भी मिल गए हमें, अब हमने क्या करना है, उनके कठिनाई के कारणों का विश्लेषण करना है कि ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब जब कारण पता चल गए हैं, अब क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। और आपको पता ही है, जब निदान हो जाता है, डायग्नोज हो जाती है बीमारी, फिर उसके बाद उसको उपचार किया जाता है उसी आधार पर। तो जब हमें कारणों का पता चल जाएगा तो उन कारणों को दूर करके हम क्या करेंगे, उपचार की प्रक्रिया करेंगे। और इस उपचार की प्रक्रिया, जब हमने उपचार कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, त्रुटियों की रोकथाम। इसका मतलब पहले जो समस्या आई थी, जो कठिनाई आई थी, जो कमी आई थी, उसमें अब हमें, जब उसका निदान हो चुका है, जब हमने उसका उपचार भी कर दिया है, तो अब अगली बार ये समस्या ना आए, इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। ठीक है, ये क्या है, त्रुटियों की रोकथाम, कि जिस वजह से ये कमी, अब बच्चों को कठिनाई, कमी आई थी, पिछड़ापन रहा था, अब आगे ये वाली समस्या ना आए, इसके लिए हमें क्या किया जाएगा, त्रुटियों को रोकथाम के उपाय किए जाएंगे, या पूरी तरह से इसके प्रति सतर्क रहेंगे, या हम जागरूक रहेंगे। ठीक है, ये है प्रोसेस पूरी, ये इस तरह से काम करती है निदानात्मक आकलन में, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। आज हमने 2 तरह की असेसमेंट पढ़ ली है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूर्व सूचक आकलन, जैसे कि हमने नाम दिया था प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट, उसके बारे में पढ़ लिया, जो कि शिक्षण से पहले बालक के आरंभिक व्यवहार की बात करता है, यानी पूर्व व्यवहार की बात करता है, जिसके बारे में पता लगा करके हम उसके लिए शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। और अब हमने पढ़ लिया निदानात्मक आकलन। तो मैंने आपको बताया था हमने 4 आकलन पढ़ने हैं, जिसमें से 2 को आज हमने पढ़ लिया है, और 2 आगे वाले जो बचे हुए 2 हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कक्षा में। मतलब फॉर्मेटिव और समेटिव रह गए हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।